हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के साइंस के चैप्टर वाइज को सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं। और यह एक सेशन चल रहा है जिसका नाम क्रैश कोर्स है और यह क्रैश कोर्स का चौथा दिन है ना। यदि आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो जाकर देख सकते हैं, जो 2022 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की सेशन को चलते हैं, जारी करते हैं, जिसमें आप लोग आज की सेशन जो है इसमें 10 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, है ना, जो बार बार लगातार पूछा ही जाता है क्वेश्चन परीक्षा में। चलते क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए मीटर, इन मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर बताना, अंतर स्पष्ट करना है, डिफरेंस बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए मीटर और वोल्ट मीटर। तो फर्स्ट है इसका कि ए मीटर को श्रेणी क्रम में जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। सबसे पहले आप ए मीटर और वोल्ट मीटर के बारे में जान लीजिए। देखिए दोस्तों, ए मीटर जो होता है हमारा, ए मीटर की किसी विद्युत परिपथ में हम लोग क्या करते हैं कि धारा को माप सकते हैं कि इस किसी विद्युत परिपथ में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है ना। और वोल्ट मीटर को हम लोग किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को माप सकते हैं परिपथ के, है ना। और ए मीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यही लिखा गया है कि ए मीटर को श्रेणी क्रम में जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ना। आगे है इसी में 2 नंबर कि ए मीटर से धारा और वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। उसके बाद यह है कि ए मीटर का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। जब ए मीटर धारा को मापता है तो धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसलिए यहाँ ए मीटर का जो एसआई मात्रक होगा क्या होगा? एम्पियर होगा। और वोल्ट मीटर का जो एसआई मात्रक होता है वोल्ट होता है ना। आगे दिया है कि ए मीटर का संकेत, देखिए दोस्तों, ए मीटर का जो संकेत होता है, संकेत बोल रहे तो उसका सूचक जो सिंबल होता है वह कुछ ऐसे होता है ना, इस प्रकार से होता है। इसके बीच में ए रहता है ना, और इधर प्लस रहता है और इधर माइनस रहता है, इस पे इस तरह से रहता है। ये हो गया ए मीटर, है ना। तो ए मीटर का ये संकेत होता है। जबकि वोल्ट मीटर का संकेत पूछे जाए आपसे तो वोल्ट मीटर का ऐसे ही रहेगा, है ना। और इस बीच में क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा, इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा। तो ये सूचक हो गया, ये हो गया ए मीटर का और ये वोल्ट मीटर का। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यह क्या है? तो ए मीटर और वोल्ट मीटर का चित्र है। ये हमारा ए मीटर है और ये वोल्ट मीटर है ना, ए मीटर और वोल्ट मीटर। तो आशा करता हूँ दोस्तों अंतर स्पष्ट हो गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध बोले तो विद्युत को रोकने के लिए जो कारक होता है रेजिस्टेंस, वह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसमें लिखा गया है कि चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। फर्स्ट है कि तार की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। यदि कोई तार जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध भी उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। तार की लंबाई बढ़ा देंगे, मतलब कि एल लंबाई बढ़ाएंगे तो उसकी प्रतिरोध जो होगी क्या होगी? बढ़ती ही जाएगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एल जो सिंबल लंबाई होगा तार का, वह समानुपाती होगा किसके? तो उसके आर के, है ना। समानुपाती का मतलब समान अनुपात में होगा। मतलब लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई को घटाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। दोनों समान रहेगा, है ना, समान अनुपात में होगा। आगे 2 नंबर है कि तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तार जितना पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा? पतला होगा। मतलब पतला होने का मतलब अधिक होगा, है कम होगा, अधिक होगा, है ना। और तार मोटा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। और तार पतला होगा तो प्रतिरोध उसका क्या होगा? अधिक होगा। अगला टॉपिक है 4 नंबर की विभिन्न पदार्थों के तार की लंबाई और मोटाई समान हो, मोटाई समान के हो तो उनका प्रतिरोध क्या होता है? अलग अलग होता है। विभिन्न पदार्थ से जैसे हो गया तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, है ना, कॉपर हो गया, लोहा हो गया, ये विभिन्न पदार्थ हैं। इनकी लंबाई समान हो ना तभी इनका प्रतिरोध जो होगा क्या होगा? अलग अलग होगा। चूँकि लोहा जो होता है, लोहा एक अर्धचालक है, उसमें धारा का प्रवाह पूर्ण रूप से नहीं होता है। लेकिन वही अगर एल्युमिनियम की बात किया जाए तो एल्युमिनियम धारा का पूर्ण रूप से प्रवाह होता है। एल्युमिनियम से भी और अच्छा जो चालक होता है वह कॉपर होता है या तांबा होता है। इसमें बहुत से तीव्र गति से क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पास करता है। अगर टॉपिक है इसमें कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध यानी आर, ये भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। टेम्परेचर घटा देंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? घट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो टेम्परेचर होता है टी, यह भी समानुपाती होगा किसके? तो प्रतिरोध के। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर को कम करेंगे तो प्रतिरोध कम होगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा उसका सिंबल, है ना। देखिएगा कि
इसका जो क्षेत्रफल है मतलब ये वाला एरिया मोटा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। और यही अगर तार जो है एक तरह से ये क्या है, तार ही है मान लेते हैं, है ना। अगर मोटा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, है ना, और पतला होता प्रतिरोध अधिक होगा, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप चित्र में, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कह रहा है कि समांतर क्रम में जुड़े हुए 4 ओम और 12 ओम के वाले प्रतिरोध को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ें और समतुल्य प्रतिरोध निकालें। और बताए, यह भी बताए कि किसका प्रतिरोध अधिकतम है ना। ये 2 प्रतिरोध दिया है और इसको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ देना है। तो श्रेणी क्रम के लिए आप फॉर्मूला जानते होंगे। तो सबसे पहले 2 प्रतिरोध जो दिया उसको लिख लेते हैं एक बार, है ना। पहला प्रतिरोध दिया है R1, पहला को R1 से सूचित करते हैं। R1 का मान कितना दिया है, 4 ओम दिया है ना। उसी तरह R2 का मान कितना दिया है, तो R2 का मान दिया है 12। अब इसको और एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ना है। श्रेणी क्रम का मतलब कि उसका फॉर्मूला होता है RS बराबर सीरीज ग्रुप बराबर दोनों प्रतिरोधों को जोड़ देंगे। तो 12 कितना होगा, 16 ओम होगा, है ना। RS ग्रुप में प्रतिरोध कितना होगा, 16 ओम। समांतर क्रम श्रेणी क्रम कहेगा तो जितना प्रतिरोध रहेगा उसको डायरेक्ट जोड़ देंगे हम लोग। तो इसमें 2 ही प्रतिरोध था, 4 ओम और 12 ओम। इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना मिलेगा हमको, 16 ओम मिलेगा। अब आइए देखते हैं समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है। तो पहला प्रतिरोध के लिए हम लोग 4 था, दूसरा क्या था, 12 था। तो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला होता है 1/RP, है ना। 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1 क्या होता है, R2 होता है। जितना प्रतिरोध रहेगा उतना हम लोग लिख लेंगे। ऐसा 3 रहेगा तो 1/R3, 4 रहेगा तो R4, R5 ऐसे करके जोड़ लेंगे। अब देखिए देखते हैं आगे। तो 1 है तो 1 लिखेंगे, बट्टा में R1 की जगह पर 4 रख देंगे, है ना। प्लस है तो प्लस 1 और बट्टा में इसके जगह पर क्या रखेंगे, तो 12। 12 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा, ये हो जाएगा 12, है ना। 4 से 12 में भाग देते हैं, यहाँ बट्टा का जोड़ करना है तो 3 मिलेगा हमको और प्लस ये हो जाएगा, ये 1 मिलेगा, है ना। तो 3 1 4 हो जाएगा, अब बट्टा में 12। इधर था हमारे पास 1/RP, है ना, 1/RP। इधर कितना था, 4/12। अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुणा करेंगे ऐसे, है ना। इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे। तो गुणा करने के बाद हमारे पास जो मिलेगा फाइनली वह मिलेगा RP इंटू 4 बराबर यह हो जाएगा 12। RP का मान निकालेंगे तो 4 बट्टा में चला जाएगा, है ना। RP बराबर यहाँ से निकलेगा 12 बट्टा कितना, 4, और भाग देकर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि RS का जो मान निकला था श्रेणी क्रम के लिए वह निकला था 16, है ना, 16। और यही RP का जो मान था यह कितना निकला था, तो 3 ओम निकला था। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि समतुल्य प्रतिरोध निकाल देना। तो ये दोनों का समतुल्य प्रतिरोध निकल गया। अब कह रहा है कि किसका प्रतिरोध अधिकतम होगा, तो श्रेणी क्रम का अधिकतम है या समांतर क्रम का अधिकतम है। तो देख सकते हैं कि ये किसका प्रतिरोध अधिकतम है, तो श्रेणी क्रम का प्रतिरोध क्या है, अधिकतम है। आशा है दोस्तों समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि विद्युत शक्ति क्या है। विद्युत शक्ति आंसर लिखा गया है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, है ना। किसी विद्युत परिपथ में जितना ऊर्जा व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है, वही हमारे क्या होगा, विद्युत शक्ति होगा। और इसका जो SI मात्रक होगा, यूनिट होगा, वाट होगा, है ना। यहाँ विद्युत शक्ति बराबर फार्मूला लिखा गया है विद्युत ऊर्जा बट्टा समय। अब देखिए दोस्तों यहाँ आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि विद्युत शक्ति को हम लोग P के द्वारा सूचित करते हैं, है ना। यहाँ इक्वल है तो इक्वल, और विद्युत ऊर्जा है तो इसको W के द्वारा सूचित किया जाता है, और समय है तो T। अब इसका कहने का मतलब है कि कोई ऊर्जा मतलब किसी विद्युत परिपथ के से कितना ऊर्जा जितना समय में समाप्त हो रहा है, खर्च हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत शक्ति बोलेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं कि फॉर्मूला मिला आपको कि P बराबर W/T, है ना, P बराबर W/T, ये वाला। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि विद्युत बल्ब की संरचना और बनावट का उल्लेख करें। विद्युत बल्ब, दरअसल ये बल्ब जो होता है हमारे घरेलू उपकरणों मतलब दैनिक जीवन में उपयोग में लाया जाता है ना। इसके संरचना के बारे में पढ़ना है और बनावट कैसे होता है, क्या है इसका। तो लिखा गया है कि विद्युत बल्ब में टंगस्टन के एक पतले तार की एक छोटी ऐंठी कुंडली होती है ना। छोटी ऐंठी कुंडली होती है, टंगस्टन का तार जो होता है बल्ब के अंदर कुंडली ऐंठी कुंडली होती है जो टंगस्टन का होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट, है ना। आगे लिखा गया है कि यह तंतु मोटे आधारी तारों द्वारा धातु के 2 स्पर्श बटनों से जुड़ा होता है तथा यह तंतु कांच बल्ब के अंदर बंद रहता है। देखिए जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं इसको छोटा करके दिखा दूँ आपको। हमने बताया था कि जो बल्ब होता है यह एक कांच के अंदर होता है ना,
और ये टंगस्टन का ये फिलामेंट है ना, ये वाला। और ये ग्लास एक तरह से कांच के ऊपर क्या हुआ है तो बंद है, और इसी तंतु को हम लोग फिलामेंट के नाम से जानते हैं, फिलामेंट, है ना, समझ लीजिए फिलामेंट, ये है फिलामेंट हमारा। अब आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग कि लिखा है कि बल्ब के अंदर निम्न ताप पर निष्क्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन, आर्गन आदि का मिश्रण भरा रहता है। ये जो बल्ब है इसमें निष्क्रिय गैस का मतलब कि जो किसी भी पदार्थ से क्रिया नहीं करता उसको हम लोग निष्क्रिय गैस बोलते हैं। तो हमारा जो नाइट्रोजन है और आर्गन है या किसी भी पदार्थ से क्या करता है तो अभिक्रिया नहीं करता है, और इसी का मिश्रण जो होता है इस बल्ब में क्या होता है भरा हुआ रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्यूज, अब फ्यूज के बारे में जानना है। तो फ्यूज दोस्तों, फ्यूज जो है ना यह हमारे उपकरणों को बचाने में क्या करता है तो हेल्प करता है, मदद करता है एक तरह से। क्या होता है ना कि जब आवश्यकता से अधिक परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह होने लगता है तो ये फ्यूज क्या होता है कि उसमें जो कुंडली होती है तार वह गल जाता है, जिससे विद्युत परिपथ से विद्युत का क्या होता है आवागमन नहीं हो पाता है, और हमारे जो परिपथ में यानी हमारे घर में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान लगे होते हैं वो क्या होते हैं तो बच जाते हैं। तो फ्यूज का बहुत ही बड़ा योगदान होता है हमारे घरेलू उपकरणों को बचाने में, है ना। चलते हैं इसमें देखते हैं क्या लिखा है कि फ्यूज क्या है, इसके बारे में जानना है और उसकी संरचना और क्रियाविधि को जानना है ना। तो फ्यूज जो है देखिए, बिजली के उपकरणों तथा मकानों में बिजली की धारा ले जाने के लिए जो परिपथ बनाया जाता है उसमें कांच की नली या चीनी मिट्टी या एक तरह से प्लास्टिक से ढके उपकरण होते हैं जिसे फ्यूज कहते हैं। फ्यूज होता है एक तो कांच का भी बना होता है या चीनी मिट्टी का बना होता है या प्लास्टिक का भी बना होता है जिसको हम लोग फ्यूज बोलते हैं, है ना। अब आगे इसकी संरचना के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों संरचना देख सकते हैं आप कि विद्युत फ्यूज में जस्ता या लेड और टीन के मिश्रण का तार लगा होता है। विद्युत फ्यूज जो होता है उसके अंदर जस्ता या लेड, जस्ता समझ रहे हैं, लेड मतलब शीशा होता है, टीन के मिश्र धातु का तार लगा होता है जिसकी प्रतिरोधकता अधिक और गलनांक कम होता है। देखिए दोस्तों, फ्यूज का जो भी फ्यूज होगा ना आपके घर में या फिर किसी के भी घर में, उसकी जो प्रतिरोधकता होगी बहुत अधिक होगी। प्रतिरोधकता अधिक होगी तो वह बहुत देर तक क्या करेगा, बहुत समय तक विद्युत को रोक के रखेगा, और प्रतिरोधकता अगर कम होगा तो बहुत मतलब कम समय तक ही विद्युत को रोक सकता है, और उसका जो गलनांक होता है कम होता है, मतलब ये जल्दी नहीं गलता है। फ्यूज तार जो है बहुत जल्दी नहीं गलता है। हर लिमिट से मात्रा अगर विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है तो फ्यूज क्या होता है गल जाता है, जिससे हमारे उपकरण बच जाते हैं। अब इसके कार्य को देखते हैं। तो कह रहे कार्य में कि जब परिपथ में अचानक धारा की प्रबलता आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है तो क्या होता है कि बढ़ जाती है, तब धारा से उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा फ्यूज के तार को पिघला देती है, जिससे परिपथ में लगे उपकरण क्या होते हैं तो बच जाते हैं। कहने का मतलब कि जब परिपथ में आवश्यकता से अधिक बिजली का ट्रांसफॉर्म होता है, विद्युत धारा का ट्रांसफॉर्म होता है, जैसे 220 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट तक ही कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान क्या कर सकता है, विद्युत को मतलब लोड ले सकता है, सह सकता है। उसके अलावा उससे ज़्यादा दिया जाएगा तो क्या होगा, जल सकता है। तो इस जलने की कंडीशन में मतलब नहीं जलने के लिए क्या करते हैं हम लोग फ्यूज का उपयोग कर देते हैं। तो फ्यूज क्या करता है कि जब भी 200 से 250 से ज़्यादा जो वोल्टेज आता है मतलब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो फ्यूज तार का होता है गल जाता है, जिससे उपकरण हमारे बच जाते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं फ्यूज, ये इतने सारे फ्यूज है ना। फ्यूज के प्रकार भी अनेक होते हैं लेकिन सबका काम एक ही है ना। ये भी चीनी मिट्टी का है ना, ये भी चीनी मिट्टी का है, ये प्लास्टिक का है ना, ये दोनों क्या है प्लास्टिक का है। ये फ्यूज के प्रकार होते हैं। इसको चलाने के लिए क्या करना पड़ता है कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक तार बांध दिया जाता है सब में, है ना। ये तो ऑलरेडी लगा हुआ है, इसमें भी ऐसे बांध दिया जाता है तार, समझ रहे हैं ना। इसमें ऑलरेडी सेफ होता है अंदर, इसमें भी अंदर ही सेफ होता है, इसमें भी अंदर सेफ होता है। इसमें तार लगाकर बांधा जाता है ताकि जब तार गल जाता है तो परिपथ का आवागमन नहीं हो पाता है ना। जब जो भी तार होता है यहाँ से गल जाता है तो टूट जाता है ना, जैसे परिपथ में विद्युत धारा का आवागमन नहीं हो पाता है और परिपथ में लगे उपकरण बच जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस ही क्यों भरी जाती है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि विद्युत बल्ब जो होता है उसमें निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, काहे नहीं दूसरे कोई गैस भर दी जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, दूसरा कोई अगर गैस भरा जाएगा, गैस वही भरा जाता है बल्ब में जो निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय कहने का मतलब कि जो किसी से क्रिया नहीं करते हो, जैसे आर्गन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनन हो गया, रेडन हो गया, ये किसी भी अन्य पदार्थों से क्या करते हैं क्रिया नहीं करते हैं, है ना। इसलिए अब देखिए इसमें पढ़ते हैं हम, लिखा गया इसमें कि
क्योंकि यदि फिलामेंट में हवा माध्यम में धारा प्रवाहित कराई जाए तो यह हवा के साथ ऑक्सीकृत होकर भंगुर होकर टूट जाएगा। कहने का मतलब कि यदि बल्ब में हवा माध्यम में विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाए तो फिलामेंट जो है टंगस्टन इस तरह का बना हुआ था, ये क्या होगा, हवा से ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर भंगुर होकर क्या होगा, टूट जाएगा, है ना। आगे देखिए, इसलिए कांच के बल्ब से हवा निकाल कर निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। समझ गए हैं ना। इसलिए क्या किया जाता है कि कांच के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन रहती है उनको वायु पंप के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है, और वायु पंप के जरिए क्या किया जाता है, तो निष्क्रिय गैस जैसे आर्गन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनन हो गया, इस सबको क्या कर दिया, भर दिया जाता है ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है, इसमें ये बल्ब रहा मेरा, है ना। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, देखते हैं इसको भी। कह रहे कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को बताएं। तो विद्युत धारा के तो आप भी जानते होंगे, है ना। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव कहने का मतलब कि बिजली के द्वारा जो ऊष्मा उत्पन्न होता है उसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं उसके बारे में बताना है। तो पहला उपयोग करते हैं हम लोग कोई कपड़ा को प्रेस करने में, इस्त्री के जरिए, है ना। दूसरा उपयोग करते हैं हम लोग कहीं कहीं हीटर का भी उपयोग होता है। ठंडी के दिनों में, ठंडी वाले मौसम में जब अधिक ठंड पड़ने लगती है तो लोग क्या करते हैं कि हीटर को बिजली के जरिए क्या करते हैं, तप्त कर देते हैं, लाभ, जिससे ऊष्मा निकलती है और हमारा बॉडी का होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वह मेंटेनेंस रहता है ना। इसके अलावा जो हमारे गैस चूल्हा होते हैं, मतलब विद्युत जो होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, खाना पकाने वाला, इस तरह से, है ना। या फिर सोल्डरिंग रॉड हो गया, जैसे कोई चीज़ अगर वायर छोड़ दिया तो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो सोल्डरिंग रॉड का उपयोग करके और वायर को सोल्डिंग कर देते हैं। जैसे कि इसमें लिखा गया है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में, जैसे बिजली का बल्ब, हीटर, बिजली का बल्ब जलाने में, हीटर अथी करने में, आयरन को मतलब प्रेस करने के लिए कपड़ा, सोल्डरिंग रॉड इत्यादि में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज के ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।